नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह साल अब खत्म हो रहा है। खत्म होने से पहले हमारे आपके भीतर का बहुत कुछ खत्म करके जा रहा है, जिसे खत्म करने के लिए आप लोग साल भर इतनी मेहनत करेंगे, इसका अंदाजा नहीं था। मगर इसका तो है कि आने वाले दिनों में इसे पूरी तरह खत्म करने में आप थोड़ी और मेहनत करने वाले हैं। जिस चीज को खत्म करने के लिए इस देश ने इतनी मेहनत की, उसका एक नाम भी है, लेकिन नाम का जिक्र अभी नहीं करूंगा। 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी तो नहीं होगी, लेकिन वो चीज जिसका हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं, दोगुनी रफ्तार से खत्म होने वाली है। थोड़ी देर बाद उस वो का नाम हम जरूर बताएंगे। नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरण हो जाएगी। दिल लगाइए मगर दिमाग नहीं, थाली बजाइए कि भारत में एक नई जनता का जन्म हुआ है। इसका नाम लाभार्थी है। इस लाभार्थी का जन्म प्रधानमंत्री की सभाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हुआ है, ताकि कुर्सियां खाली न रह जाएं। जिस किसी को 1 किलो नून, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 सिलेंडर मिला है, वह लाभार्थी है। रैली में उसका भी स्वागत है जिसे कुछ नहीं मिला है, जो अलाभार्थी है। लाभार्थी खुद से नहीं आता है, उसे लाभ देने वाले सरकारी विभाग के सरकारी कर्मचारी घर घर से बुलवाते हैं, ताकि सबसे बड़े सरकार का भाषण सुन सके। लाभार्थी सरकार का वह विद्यार्थी है जिसे अब प्रधानमंत्री के हर रैली को कक्षा समझकर उपस्थित होना ही पड़ता है। लेकिन यहां वो लाभार्थी नहीं है जिसे लाखों करोड़ की टैक्स और लोन में छूट मिलती है। 1 किलो नून के लाभार्थी रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ के लाभार्थी मालदीव और मिलान में क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं। इन सभी को वहां से उठवाकर मऊनाथ भंजन की रैली में बिठाना चाहिए, ताकि ये 1 किलो तेल वाले लाभार्थी के साथ बैठकर प्रधानमंत्री का भाषण सुन सकें। गरीब लाभार्थी को पता चले कि जब वह अमीर होगा तो उसे भी 1 लाख करोड़ का लाभ मिलेगा। फिलहाल 1 किलो तेल के लाभ को ही अपना नसीब समझ लें। अच्छी बात है कि लोगों में वो नहीं है, वरना वे लाभ के खेल को समझ जाते। वो का नाम हम अभी नहीं बताएंगे। इतना ही बताएंगे कि मुफ्त नून और तेल से लैस ये दुर्बल लाभार्थी जब इन लड़ाकू विमानों को उड़ते हुए देखते होंगे तो निश्चय ही प्रबल सबल भारत की कल्पना में खो जाते होंगे। इस साल उस जनता का दीदार नहीं हुआ जिसकी खोज 2020 में की गई थी। लगता है मेरी किसी बात का बुरा मान गई। जिस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के लिए लाभार्थी की खोज की गई है, उसी तरह से इसकी खोज भी प्रधानमंत्री ने ही की। बस इस कैटेगरी की जनता का नामकरण नहीं हुआ था। लाभार्थी से प्रेरित होकर मैंने इनका नाम बाजार्थी रखा है। बाजार्थी भी एक प्रकार का वैचारिक लाभार्थी है, जो पहले छिपा हुआ था, लेकिन 1 साल पहले अपनी अपनी बालकनी में आ गया, ताकि सब एक दूसरे को खबर कर सकें कि उसके जैसा दूसरा भी किसी बालकनी में रहता है। कुछ पहचान अधूरी रह गई होगी, इसलिए उस साल इस जनता से कहा गया कि अब दिया भी जलाकर दिखाओ। सब उस दिए की रोशनी में एक दूसरे को देख सकें कि वो अकेले नहीं हैं, उनके पास और भी हैं जिनके पास वो नहीं। ये वो वही है जिसका नाम अभी नहीं लेना चाहता। आज भी मैं किसी अपार्टमेंट के नीचे से गुजरता हूं तो थाली की आवाज सुनाई देती है। वो के नहीं होने का इससे बड़ा सैंपल सर्वे दुनिया में नहीं हुआ था। अगर इन लोगों ने वो के खत्म होने का परिचय नहीं दिया होता तो 2021 में आपको महंगाई के सपोर्टर नहीं मिले होते। एडजस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग हमेशा सब चीज़ों में जीते हैं, सब चीज़ों में खुश रहते हैं, क्योंकि भैया ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, उसी का भोग रहे हैं। तो ना ताली रह गई ना थाली रह गई, और वैसे भी अब दिवाला निकलने वाला, गाली भी नहीं रह गई। तो चीज़ें ऐसे चलती जाएंगी। सिलेंडर 1003 हो जाएगा, तब भी घर में हम खाना बनाएंगे। मोदी जी को क्या है, योगी जी को क्या है, कोई कुछ नहीं करेगा। ये चीज़ें, ये समस्या लगातार रहेगी, हमेशा रहेगी। और हम मिडिल क्लास लोग हमेशा इन चीज़ों को ऐसे ही झेलते रहेंगे।
ये वही बाजारथी हैं जिन्होंने बालकनी में थाली बजाई थी। इन्हें सुनकर तो मैं डर ही गया कि कहीं लोगों में उस वो की वापसी तो नहीं हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये वो कौन है जिसका नाम नहीं बता रहा, कहीं ये वो वह से तो नहीं, विरासत और विकास तो पक्का नहीं है। तो फिर क्या है? हु इज दिस वो? डू यू गेट माई पॉइंट? मैं आश्वस्त था कि भारत से वो चला गया है, लेकिन 4 दिन पहले जब मैंने एक वीडियो देखा तो डर गया। बाजारथी बदल गए थे, वे बाजा लौटा रहे थे। समस्त कसमों में श्रेष्ठ कसम, विद्या कसम खाकर कहता हूं, मुझे वाकई लगा था कहीं वो लौट तो नहीं आया है। पहले हम पे फूल बरसाया, पहले हम पे फूल बरसाया। ये दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो थाली बजा रहे हैं। 1.5 साल पहले सरकार ने कहा कि इन डॉक्टरों के लिए थाली बजाइए। जनता ने बजाकर साबित कर दिया कि उसके पास अब वो नहीं। अब यही डॉक्टर थाली बजाकर थाली की ध्वनि लौटा रहे हैं। घर वापसी सुना था, मगर ध्वनि वापसी पहली बार आप देख रहे हैं। क्या इन डॉक्टरों में वो लौट आया है जिसका नाम नहीं लेना चाहता? ये रेजिडेंट डॉक्टर है, कम से कम वेतन में लगातार 30 से 40 घंटे काम करने के पढ़े लिखे उदाहरण हैं। ये चाहते हैं कि उनका हाथ बटाने के लिए नए रेजिडेंट डॉक्टर भी जल्दी जल्दी आ जाएं, जो कम से कम वेतन में अधिक से अधिक काम कर सकें। इसलिए नीट पीजी की काउंसलिंग को लेकर हड़ताल पर हैं। इनका उस तरह थाली बजाना उन बाजारथियों का भी अपमान है जिन्होंने थाली बजाकर साबित किया था कि उनके पास वो नहीं है। चिंता मत कीजिए और मुझे मत देखिए। अगर लाभार्थी का महत्व है तो बाजारथी का भी है। 1000 नगद देकर बाजारथी खोजे जा रहे हैं। भारत भू में चर्चा आम हुई है कि जनवरी 2022 में व से विरासत और व से विकास वाले काशी में शंख वादन के लिए व से विश्व रिकॉर्ड बनाया जाना है। इसके लिए व से विज्ञापन निकाला गया है कि 1001 शंख वादकों की आवश्यकता है। इन्हें 1000 रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब कोई शंख बजाने की प्रतियोगिता तो हो नहीं रही, लेकिन करीब 10 लाख रुपए खर्च कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया जाएगा और हिंदी अखबारों में रिकॉर्ड तोड़ हेडलाइन छप भी जाएगी। इस विज्ञापन में व से एक और चीज है, लिखा है स्थानीय वादकों को व से वरीयता दी जाएगी। कलाकारों की जेब में कुछ भी जाए, हमारा उससे व से विरोध नहीं है। हमारा फोकस उस वो पर है जो व से है, लेकिन उसका नाम हम अभी नहीं लेंगे। व से विश्वास है कि इन डमरू वादकों को भी भुगतान हुआ होगा। विकास से भरे इस दौर में इनसे मुफ्त काम कराकर इनसे व से बड़क्कम नहीं किया गया होगा। अगर विश्व रिकॉर्ड के लिए पैसे दिए जा सकते हैं तो इन महान डमरू वादकों को भी कुछ दिया ही गया होगा या दिया जाना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम, टीवी सीरियल, सास भी कभी बहू से आगे निकल चुके हैं, बस इनका बजट ज्ञात नहीं। मैं इन्हें बाजारथी से 1 डिग्री उच्च वादार्थी कहना चाहता हूं। तो इस तरह लाभार्थी, बाजारथी और वादार्थी 3 प्रकार की जनता से आपका परिचय होता है। मुझे पता है कि आज आप कुछ नोटिस कर रहे हैं अलग से, आपका ध्यान मुझ पर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान मुझ पर नहीं, आज के कार्यक्रम पर ही रहे। बेशक मुझे किसी से प्रेरणा मिल गई है कि मैं भी एक ही शो में घर के सारे कपड़े पहनकर आ सकता हूं, कुछ कम पड़ जाए तो दोस्तों से उधार ले सकता हूं। प्रेरणा किससे मिली है मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि हम आज उस वो पर बात कर रहे हैं जो व से शुरू होता है, जो कभी आता दिखता है, कभी जाता दिखता है। वो का नाम थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इन तस्वीरों में शाम के वक्त कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गंभीर बैठक कर रहे हैं। वॉर रूम यानी युद्ध कक्ष का निर्माण करने को कहा जा रहा है और रात के वक्त कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं। देर शाम हो रही इस बैठक से आप कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि सरकार गंभीर है। लेकिन इसी शाम से पहले जब दोपहर और उससे पहले सुबह हुई थी तो प्रधानमंत्री वाराणसी में पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। जैसे कोरोना ने ट्वीट किया हो कि सॉरी बॉस, इंडिया में दिन में नहीं आ सकूंगा और बनारस की रैली में तो जाने का बिल्कुल इरादा नहीं है।
मैं रात में थोड़ा घूमना चाहता हूं तो प्लीज आप कर्फ्यू लगा दें ताकि मैं अकेला घूम सकूं। अगर लोगों के पास वो होता तो पूछते कि शादी में 200 से अधिक लोग नहीं आ सकते और यहां रैलियों में लाभार्थियों को घर घर से बुलवाया जा रहा है। कहीं कोरोना बाराती तो नहीं बन गया है जो अच्छा अच्छा खाने के चक्कर में शादियों में घूम रहा है मगर रैलियों को छोड़ दे रहा है। आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वो मुक्त हो रहा है, चिंता मत कीजिए, यह वो भी वह से ही है जैसे विरासत और विकास है। दिल है तो थामे रखिए, मुझे पता है वो तो है नहीं, तभी तो केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। और भी सरकारों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, पंजाब और अरुणाचल को छोड़कर। उसके कुछ ही दिन बाद इस देश की राजधानी को बंद करना पड़ा क्योंकि उसकी हवा में ऑक्सीजन नहीं था, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया था। बहरहाल ये वीडियो रेल मंत्री ने इस साल ट्वीट किया था। एक नॉर्मल मालगाड़ी पर ऑक्सीजन का कंटेनर लादकर उसका नया नाम ऑक्सीजन एक्सप्रेस कर दिया गया। हेडलाइन छपने लगी, जब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों दौड़ रही थी, दूसरे देशों से ऑक्सीजन ले जाने के लिए कंटेनर क्यों मंगाए जा रहे थे। वायुसेना के विमान से उतरते इन कंटेनरों में सेना पर भी जोर दिया जा रहा था कि सेना उतर गई है, सब ठीक होगा। आदेश दिए जा रहे थे कि हाईवे के नाकों पर पुलिस ऑक्सीजन कंटेनर लेकर जा रहे ट्रक, ट्रॉली, ट्रैक्टर किसी चीज को ना रोके ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंच सके। फिर आम लोग ऑक्सीजन लंगर क्यों लगा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो तेज गर्मी में, तेज बुखार में सड़क पर ये लोग ऑक्सीजन क्यों ले रहे थे। जब लोग मर गए, मरने वालों का कोई हाल नहीं पूछा गया। अप्रैल और मई में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर दिया। फिर वही सरकार जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी करने लगी है। जब प्लांट ही वहां नहीं थे तो ऑक्सीजन की कमी कैसे नहीं थी। अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड से 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। जब ये प्लांट नहीं थे तब ऑक्सीजन कैसे था। तीसरी लहर की तैयारी हो रही है तो दूसरी लहर में ऐसी तैयारी क्यों नहीं थी। यह तस्वीर भी उसी मंत्री की है जिससे इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिनके बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करके निकले ही थे कि पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया और उनका ऑक्सीजन बंद करने लगे, धकियाने लगे, धमकाने लगे। ठीक है, आपके पास वो नहीं है जो वह से शुरू होता है, लेकिन आप सोच तो सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कंटेनर नहीं था तो कंटेनर सऊदी अरब से क्यों आ रहा था। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो उसकी सप्लाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों चल रही थी। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल के आदेश क्यों दिए जा रहे थे। आप भूल गए अपनों को जो अस्पताल के भीतर और बाहर तड़प तड़प कर मरे। आप भूल गए उन खबरों को जिनमें अस्पताल के मालिक ट्वीट कर रहे थे कि उनके पास चंद घंटे के ऑक्सीजन बचे हैं, मरीजों की जान जा सकती है। What happened the other day, the tragedy took place where we lost 20 precious life. And the 20s are not, madam, just the statistical number. They are all human beings. They were my patients. They were my responsibility. They came on faith of Dr. Baruja and Jaipur Golden Hospital. And where did I put my faith? The government of India, Delhi government, that they will give me the oxygen. और 1 बजे के आसपास जो हमारा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। जब तक हमारी आपूर्ति हुई करीब 2000 लीटर की, तब तक हमारे 12 पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। 2021 का साल उस वो की कुछ और समाप्ति का साल है जिसे 2022 में आप सभी को पूरी तरह से समाप्त करना है। तभी तो आपके सामने लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मरे और आपके सामने कहा गया ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अगर आपके पास वो होता तो क्या इसे मान लेते। ये वो क्या है जो वह से शुरू होता है, आगे बताऊंगा। इस साल का सबसे बड़ा सच सबसे बड़ा झूठ बन गया। ऑक्सीजन उस सच का नाम है जो अब झूठ में बदल चुका है। इस पूरे साल को अगर कोई एक शब्द परिभाषित करता है तो वो ऑक्सीजन है। 2020 में भी ऑक्सीजन का संकट हुआ था, तब टेंडर निकाला गया। ऑक्सीजन की सप्लाई का काम प्रधानमंत्री कार्यालय की एक उच्च स्तरीय कमेटी देखने लगी थी।
लेकिन जब संकट आया तो वह कमेटी कभी सामने नहीं आई। संसद की कमेटी चेतावनी दे रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक कीजिए, मगर जब दूसरी लहर आई तो लोग समय पर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मरने लगे। 15 अप्रैल 2021 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज में बताया था कि पीएमओ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत बने एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने गृह मंत्रालय को पीएसए प्लांट स्थापित करने की मंजूरी देने पर विचार करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में 100 अन्य अस्पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया है। 11 मई 2021 को पीआईबी की एक और रिलीज आती है। इसके अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा बताते हैं कि पिछले साल सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति और उत्पादन को लेकर स्वदेशी उद्योगों के साथ संपर्क में थे। 2020 से इसके परिवहन को लेकर कई तरह की दिक्कतों को दूर करने में उन्होंने मदद की। सितंबर 2020 में कोरोना के केस बढ़ने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन को लेकर संकट हुआ था और हमने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया था। यह सच लिखा है। प्राइम टाइम के पुराने एपिसोड का यह हिस्सा है। आप ऑक्सीजन पर हमारे सारे शो देख सकते हैं, यूट्यूब पर है। मीडिया में तमाम जगहों पर छपी इससे हर बड़ी लापरवाही की खबरों को हमने प्राइम टाइम में शामिल किया था। प्रधानमंत्री ने कभी इसका जवाब नहीं दिया कि उनके कार्यालय की कमेटी जब ऑक्सीजन का काम देख रही थी तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हम कंटेनर क्यों ढूंढ रहे थे, वो भी तब जब लोग मर रहे थे। 23 अप्रैल को हरकिशन शर्मा इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि अप्रैल 2020 में ही EG6 यानी एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया गया था। इस ग्रुप की बैठकों के मिनट्स के आधार पर हरकिशन शर्मा लिख रहे हैं कि अप्रैल 2020 की बैठक में ही चेतावनी दे दी गई कि आने वाले दिनों में भारत को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए CII, इंडियन गैस एसोसिएशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड DPIIT को मिलकर काम करने के लिए कहा गया था। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने लिखा है कि जब CII और DPIIT से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए गई तो कोई जवाब नहीं मिला। 25 नवंबर को राम गोपाल यादव की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था ठीक नहीं है। अप्रैल से नवंबर आ चुका है, इसके बाद भी सरकार तैयारी का दावा कर रही है इस वक्त कि वो काफी काम कर रही थी। तो ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। दरअसल लोग मरे तो वो की कमी से जिसे उन्होंने 2020 में ही थाली बजाकर मार दिया था, फूल बरसाकर मारा था। ये वो क्या है जो वह से शुरू होता है, अब बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हम इन लोगों की तारीफ करना चाहते हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई का इंतजार तक नहीं किया। आत्मनिर्भर भारत का यह गांव जिसका नाम नौबरी है, आगरा जिले का है। इस साल जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो गांव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठने लगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई यहां से हो रही है। ये भाई साहब थोड़ा समझदार थे। ये खटिया लेकर सीधा पीपल की तनावों के बीच जाकर बस गए कि और क्लोज होकर, करीब होकर ऑक्सीजन ले लेंगे। इन लोगों को पता था कि जब भारत में ही वो नहीं है जो वह से शुरू होता है तो इनमें वो कैसे हो सकता है जो वह से शुरू होता है। बस अब इस वो का नाम बताने वाला हूं। वह से विरासत की बात करने वाली सरकार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही थी, लेकिन पीपल के पास ऑक्सीजन का भंडार है, लास्ट मिनट में भूल गई। वरना अस्पतालों में भर्ती सारे मरीजों से ऑक्सीजन सिलेंडर हटाकर उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ा जा सकता था। सबको मुफ्त में ऑक्सीजन मिल जाता। गाय गोबर का मजाक उड़ाने वाले यह नहीं समझ पाए कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी और 18 साल से शिवराज सिंह चौहान अगर वो व्यवस्था बना पाए होते, गाय गोबर को लेकर गंभीर हुए होते, तो आज भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां होती। बस वो प्रॉपर सिस्टम एक बार मिल जाता, बन जाता। गाय से, गोबर से, गोमूत्र से हम चाहें तो अपने खुद की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकते हैं और देश को भी आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं। वो हमको स्थापित करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और बहनें इस क्षेत्र में जब आ गई
गाय की, बैल की, पशुओं की चिकित्सा भी करेंगी, तो मुझे निश्चित लगता है कि आज नहीं तो कल सफलता हमारी सुनिश्चित है। वो पालन इस साल के उन महीनों को याद करना उस सच का सामना करना है जिसकी क्षमता लोगों ने खो दी है। धर्म की राजनीति ने उस वो को इतना भ्रष्ट कर दिया है जिसका नाम अभी नहीं लेना चाहता। क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि हम आज किस वो की बात करना चाहते हैं जो वह से शुरू होता है? ऑक्सीजन अगर कहीं बचा था तो यहां बचा था। इन किसानों के बीच जिन्होंने सरकार और गोदी मीडिया के कार्बन मोनोऑक्साइड से भरे झूठ का मुकाबला किया, उस हवा में देश को सांस लेना सिखाया जिसमें ऑक्सीजन नहीं था। हमारे किसान अपना ऑक्सीजन लेकर आए थे, अपना ऑक्सीजन देकर चले गए। इस साल और इस देश के लोकतंत्र को ऑक्सीजन देकर गए हैं। कानून की वापसी हो गई, वो लौट चुके हैं। इस एक साल में जनता के बीच वो इतनी तेजी से खत्म हो रहा था कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था। महंगाई लोगों के कुर्ते फाड़ रही थी और नेताजी 100 कुर्ते पहन रहे थे, बदल रहे थे। पेट्रोल डीजल के दाम 110 रुपए से अधिक हो गए। एक बार संदेह हुआ कि अब जनता का वो लौट आएगा जो वह से शुरू होता है, लेकिन लोगों ने मेहनत की और उस वो को कभी नहीं लौटने दिया। इसी मेहनत का नतीजा था कि भारत को इस साल लाभार्थी और बाजार्थी के बाद जनता की एक और कैटेगरी मिली, महंगाई के सपोर्टर। एक सामान नहीं बता सकते जिसकी कीमत घटी हो। अब तेल की कीमत इतनी बढ़ गई, आप पेट्रोल पंप पर चले जाइए। ठीक है, दीपावली के मौके पर केंद्र की सरकार ने 5-10 रुपया घटाया है वैट को। महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं मैंने कभी नहीं सुना कि सस्ता हो गया। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के आज तक हर साल महंगाई कुछ न कुछ बढ़ती ही जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि महंगाई सस्ता हुआ। अच्छा, उसके पीछे भी एक तर्क है। तर्क यह है कि कोई भी सरकार जब बजट बनाती है तो बजट बनाते समय ये तय किया जाता है कि ये पैसा कितना कहाँ से आया और इस पैसे को कहाँ खर्च करना है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी सैकड़ों साल में महामारी आई देश में क्या पूरी दुनिया में आई और सारे कारोबार बंद हो गए, सारी संस्थान बंद हो गए, लोगों का काम, बेरोजगारी आ गई, लोगों का काम धंधा चौपट हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि जनता को सहायता कहाँ से दिया जाए? इंजेक्शन लग रहा है, उसकी कीमत कहाँ से आएगी? भोजन दिया जा रहा है, वो भोजन कहाँ से आएगा? कमाल के तर्क हैं। जनता की जेब में पैसे नहीं है, उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन उसकी जेब से बाकी बचे पैसे निकालकर उसी की मदद करने की दुहाई दी जा रही है। वह से विश्वगुरु भारत की यह सबसे बड़ी देन है, महंगाई के ये सपोर्टर। दरअसल चिंता की बात यही है कि अगले साल कहीं वो लौट आया जो वह से शुरू होता है तो क्या होगा, जिसे खत्म करने के लिए आप सभी ने 2020-2021 में इतनी मेहनत की है। या वो कुछ और नहीं, हमारा आपका विवेक है। 2022 उस विवेक को कुछ और खत्म करेगा या उसकी वापसी करेगा, यह आप पर निर्भर करता है। अंतरात्मा की आवाज तो रही नहीं, लेकिन एक आवाज है जिसने खुद को शब्दों में दर्ज नहीं किया है, लेकिन सुनेंगे तो सब याद आएगा। आप सभी को मेरी क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं। यही दुआ है कि इस मुल्क की सेहत ठीक रहे और उसका विवेक अपनी जगह पर। इस एक एपिसोड में मैंने कितने कपड़े बदले, पसीने छूट गए, थक गया, गिनकर बताइएगा ताकि आप में उनके कपड़े गिनने का विवेक जाग सके और आप ये देख सकें कि कपड़े बदलने से, किसी सरकारी आयोजन को भव्य बनाने से एक तरह की सनक का जन्म होता है और सारी कोशिश खुद पर ध्यान केंद्रित करने की होती है।
टेलीविजन में हमें शुरू में यही सिखाया गया था कि सब कुछ सादा होना चाहिए ताकि दर्शक की नजर एंकर के कपड़े पर ना हो, खबर पर हो। फिल्मों में, सीरियल में कहानियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए उनमें संगीत का शोर है। हमारी राजनीति और राजनेता अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, आपकी हालत पर कम। उनके पास नया दिखाने के लिए नए इवेंट और नए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। इस देश का यह साल मौत और मातम में गुजरा है, इसलिए सरकारी कार्यक्रमों के कुछ सादे होने की उम्मीद थी, कुछ कम भव्य होने की उम्मीद थी। लेकिन सरकारी कार्यक्रम भव्य से भव्यतम होते गए, आलीशान होते गए, शाही होते गए। पैसों की कोई कमी नजर नहीं आई, इनमें खर्चा बेपनाह होता चला गया। प्रधानमंत्री पूरे साल तरोताजा नजर आए, नए नए कपड़ों में नजर आए, जैसे आपका ये एंकर नजर आ रहा है। प्राइम टाइम में अब मुलाकात अगले साल होगी, लेकिन हम नहीं जानते कि अगले साल किस भारत में मुलाकात होगी, विवेकवान भारत में या विवेकहीन भारत में। ब्रेक ले लीजिए। बुद्धूराम आदिवासी और उनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन करने के बहाने अखबारों में राज्यपाल का मानवीय पक्ष उजागर हो, इसके लिए राज्यपाल ने बुद्धूराम आदिवासी के घर भोजन भी किया। मगर उनके जाते ही बुद्धूराम के घर में लगे पंखे, दरवाजे, इन सब पर मुसीबत आ गई है। जो अधिकारी लेकर आए थे अब खोल कर ले जाना चाहते हैं। हमारे सहयोगी रिपोर्टार्थी अनुराग द्वारी ने बुद्धूराम लाभार्थी की हानियों का हिसाब पेश किया है। आजकल माननीयों के दौरों का दस्तूर है गरीबों के घर खाना खाना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने घाटखेड़ी के बुद्धूराम आदिवासी के घर का फीता काटा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुद्धूराम को ये घर मिला, वहीं खाना खाया, महामहिम आए थे, सो दिखावे का दस्तूर निभाया गया, पंखा लगवाया गया, भारी भरकम गेट लगा। लेकिन ये आवभगत बुद्धूराम को भारी पड़ रही है। पंखा अब निकाल लिया गया है। 2 कमरों के गेट के प्लाईबोर्ड के दरवाजे के लिए 14,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। जो आए थे श्रीमान राज्यपाल जी, सो ये पंखा भी लगाए उन्होंने, ऐसा वो बोले कि सब काम सही हुआ, खाना खाया, सब हो गया, पंखा लगा दिया। अब बाद में सरपंच साहब बोले कि वो पंखा तो हमारा था, हम ले चले। राज्यपाल साहब आए तो उनने क्या सुविधा कर्जा में और बिंदवा गए वे विनय का, गेटों को भी कर्जा छोड़ो, गेट लगवाए तो ना उनकी कोई सुविधा मिली उन्हें। और मतलब जाए के मजदूरी करके कर्जा चुकाओ, मजदूरों को मेहनत मजदूरी करी, उनने सफाई करी तो मेहनत करके उनकी पूर्ति करी बेचारे ने। इस एक घर में 2 योजनाओं का हाल देखिए। उज्ज्वला का गैस सिलेंडर और चूल्हा भी उसी दिन मिला था जिस दिन राज्यपाल आए थे, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। 6 लोगों के परिवार को चलाने के लिए बुद्धूराम दिहाड़ी करते हैं। अब भी अपने पुराने टपरे में ही रहते हैं, क्योंकि नया घर बाहर से पूरा लेकिन अंदर से अधूरा है। सरकार आए और बस जे कर्जा होगा तो मेहनती लगाए, मेहनती लगा कर मेहनती बिठाड़े, मेहनत दे, हमारी मेहनत दे, हम कहाँ से दें। सरकार तक जब हमने बुद्धूराम की कहानी पहुंचाई तो मंत्री जी ने इसे गलत बताया, कहा कार्रवाई होगी। कांग्रेस का आरोप है दिखावे के लिए सरकार ऐसे काम करती है जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है तो उसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा आग्रह सरकार से कि गरीब को लूटना बंद करे, जैसे तैसे परिस्थितियों के साथ वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ जो अन्याय करा जा रहा है उसके ऊपर संज्ञान ले। और किन अधिकारियों की ये करतूत है, सिर्फ बड़े बड़े पंडाल लगा के आदिवासियों की बात करने से कुछ नहीं होगा, उनके घर भोजन करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें लूटना बंद करो, उन पर अत्याचार बंद करो। ये अत्याचार और अनाचार की श्रेणी में आता है। कुछ दिनों पहले ही हमने डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत दिखाई थी कि कैसे दर्जनों कच्चे और झोपड़ीनुमा मकान बना दिए गए हैं। इसके लिए भी रिश्वत में रुपए और मुर्गे की मांग की गई।
हमारी खबर के बाद 2 छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की रस्म अदायगी हो गई। हमने ये भी बताया था कि कैसे 4 लाख मकानों के लिए राज्य सरकार ने अपना अंशदान नहीं दिया है, जिसकी वजह से केंद्र ने 640 करोड़ रुपए की राशि रोक ली है। लिहाजा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। विज्ञापनों में गरीब का घर चमकता है, माननीय खाना खाने आते हैं, खुद की ब्रांडिंग के लिए अखबार में सुर्खियां बनती हैं। ये और बात है कि 1,20,000 के घर में नेताजी की ब्रांडिंग के लिए गरीब को ही सिर्फ दरवाजे पर 14,000 रुपये खर्चने होते हैं। कहानी एक बुधराम की है, लेकिन ऐसी कहानियां हजारों बिखरी पड़ी हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 40% और शहरी के लगभग 60% घर बनने हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि 2022 तक सबको पक्की छत का सपना कैसे पूरा होगा। विदिशा में नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।